व्हाट इज कॉलोनियल क्लास 8 की हिस्ट्री, जो कि इससे पहले एक पार्ट डाला गया था, उसमें इससे पहले का जो डिस्क्रिप्शन था, हिंदी एक्सप्लेनेशन, वो समझाया गया। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉलोनियल, यानी कॉलोनी औपनिवेशिक क्या होता है। In this book, you will read about the way British come to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स एंड राजाज। अब इस बुक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय जो नवाब थे और राजा थे उनके ऊपर अपना शासन स्थापित किया। You will see how they established control over the economy and society। और इकोनॉमी और सोसाइटी यानी अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना नियंत्रण उन्हें स्थापित किया। अपने जो है कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपने सारे एक्सपेंसेस यानी खर्चों को निपटाने के लिए किस तरह से रेवेन्यू वसूल किया, मीन्स राजस्व को वसूल किया उन लोगों ने। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, और सस्ती कीमतों पर अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ख़रीदा। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और उस फसल को उत्पादन किया जो एक्सपोर्ट की यानी निर्यात करने की ज़रूरत थी उनको। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेज दे केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और आप ये जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के बाद यानी यहाँ पर जो चीज़ें उन लोगों ने अपनी नीतियाँ शुरू की, किस प्रकार के चेंजेज इसके फलस्वरूप यहाँ पर आए। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेज ब्रिटिश रूल व्हाट अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। साथ ही ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य और मान्यताएं या जो पसंद नापसंद रीति रिवाज या और तौर तरीकों में किस तरह के बदलाव यहाँ पर आते हैं। When the subjugation of one country by another leads these kinds of political, economic, social and cultural changes। और जब एक देश दूसरे देश के सब्जुगेटिंग में से दबदबे में रहता है, प्रभुत्व में रहता है, तो इस तरह के राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक और सोशल, सामाजिक और कल्चरल में से सांस्कृतिक चेंजेस, बदलाव आते हैं। और इसी को वी रिफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन, और इसी को जो है कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन। तो सिंपल सा आंसर है व्हेन द सब्जुगेटिंग हियर टू हियर। जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल या कल्चरल चेंजेज आते हैं किसी दूसरे देश के प्रभुत्व में आकर किसी क्षेत्र में, उस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। अब जल्दी आप समझेंगे कि सारे जो क्लासेस मीन्स वर्ग और जो ग्रुप समूह थे, इन बदलावों को एक ही ढंग से उन्होंने अनुभव नहीं कर रहे थे। मीन्स प्रभाव सब ग्रुप पे और क्लासेस पे अलग अलग था इनका। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड अ पास्ट इन प्लूरल। इसीलिए इस बुक को हमारे अतीत, और पास्ट मीन्स हमारे अतीत का नाम दिया गया है। हाउ डू वी नो, हम किस प्रकार जानते हैं या हम किस तरह जानते हैं। What sources do historians use in writing about last 250 years in Indian economy। अब जो इंडियन हिस्ट्री है, सॉरी इकोनॉमी नहीं, इंडियन हिस्ट्री है, तो भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल से इतिहास लिखने के लिए जो हिस्टोरियन है, किन स्रोतों का, किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन
किसी का भी, अंग्रेज़ों का जो प्रशासन यहाँ पर हुआ तो उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। कुछ भी जैसे युद्ध हुआ या जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एग्रीमेंट, कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी या प्लान उनका होता था तो अपना एक अभिलेख यानी कागजों में उसका रिकॉर्ड तैयार वो लोग किया करते थे। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो इस हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटेन का जो शासन था उसका जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश जो है ये विश्वास करते थे, क्या विश्वास करते थे कि इन चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। और उनके लिए हर निर्देश मीन्स जो इंस्ट्रक्शन है, प्लान मीन्स योजना, और पॉलिसीज, डिसीजन, नीतिगत जो फैसले होते हैं, एग्रीमेंट का मतलब है यहाँ पे जो सहमति बनती है दोनों के बीच, इन्वेस्टिगेशन जांच जो है क्लियरली उनको लिखा जाए, साफ साफ लिखना ये ज़रूरी था उनके लिए। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। ऐसा करने के बाद चीज़ों का डिटेल से स्टडी किया जाता था और उन पर डिबेट में से वाद विवाद किया जाता था। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अब इस कन्विक्शन मीन्स समझदारी के चलते जो है इसने क्या पैदा किया, एक संस्कृति पैदा की एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें मेमोज ज्ञापन है और नोटिंग्स टिप्पणी है और रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन। ये चीज़ें इस आधारित एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, ऐसी संस्कृति पैदा हुई भारत में। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। अंग्रेजों को ये लगता था कि तमाम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको संभाल कर रखना ज़रूरी है। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने जो शासकीय संस्थान थे, इंस्टीट्यूशन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे, उनके लिए बगल में जो है अभिलेख कक्ष बनाए, मीन्स जहाँ पे रिकॉर्ड को रखा जा सके। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, तहसील के जो ऑफिस थे, और द कलेक्ट्रेट, कलेक्टर में, और द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स, इन जगहों पे जो है कचहरी या प्रांतीय जो सचिवालय है, और लॉ कोर्ट्स में जो कचहरी कोर्ट रूम है, ऑल हैड रिकॉर्ड्स, सभी के पास जो है अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव एंड म्यूजियम व ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को बचा कर रखने के लिए वहाँ पे म्यूजियम, संग्रहालय बनाए गए, और आर्काइव का मतलब होता है अभिलेखागार, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच of administration to another is in the early years of 19th century can still read in archive। अब लेटर्स और मेमोज जो हैं मीन्स ज्ञापन और जो पत्र हैं वो 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में शुरुआती जो प्रशासन की एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक शाखा से दूसरे शाखा में जब वहाँ पे जाती थी, आज भी जो अभिलेखागार है, आर्काइव है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर्ड। साथ ही वहाँ पर आप जिला अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव। साथ ही 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत में जो ऑफिसर्स थे, ऊपर बैठे ऑफिसर्स और प्रांतीय अधिकारियों के द्वारा भेजे गए निर्देश और सुझाव वहाँ पर देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में इन सालों में जो है जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बहुत
सावधानीपूर्वक बहुत केयरफुली नकलें इनकी बनाई जाती थी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड। जो 19th सेंचुरी में इनकी नकलें भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत ब्यूटीफुली इनको लिखा जाता था। रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, किनके द्वारा लिखा जाता था? जो कैलीग्राफिस्ट होते थे वहाँ पे। 19वीं सदी में बहुत सावधानीपूर्वक ये सब चीज़ें की गई। दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन आर्ट, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुली राइटिंग। कैलीग्राफिस्ट उनको कहते हैं जो बहुत ब्यूटीफुली जो है राइटिंग करते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और उसमें वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 19वीं सदी के मध्य तक प्रिंटिंग मीन्स छपाई का काम शुरू हो गया था, जब ये तकनीक फैलने लगी थी और रिकॉर्ड्स को भी गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स थे, इस सरकारी विभाग की कार्यवाही के जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स, इनकी कई प्रतियां बनाकर इनको प्रिंट किया जाने लगा। तो इस तरह की प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेशनल आर्काइव, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इंडिया का, 1920 में बना था नई दिल्ली में। यहाँ पर जो है नेशनल आर्काइव, जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसके बारे में यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। जब नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ था, और न्यू दिल्ली वॉज, जब नई दिल्ली बना था, नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव वो बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वर्सिकल पैलेस। और वहाँ पे जो वायसराय का निवास था, जहाँ पे वायसराय रहते थे अंग्रेजों के, उसके नज़दीक में ही राष्ट्रीय अभिलेखागार और नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में जो है इन संस्थानों का, इन इंस्टीट्यूशंस का कितना महत्व था। नेक्स्ट कुछ पार्ट्स यहाँ पे दिया गया है। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, जो रिपोर्ट है गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट से है, और ये बात है 1946। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। 1946 में भारत की जो औपनिवेशिक सरकार की जो रॉयल शाही भारतीय नौसेना है, वो जहाज़ों में सिपाहियों का जो बगावत वहाँ पे हुई, उसको कुचलने का प्रयास कर रही थी। हियर इज अ सैम्पल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। यहाँ उस समय विभिन्न जो डॉकयार्ड्स मीन्स बंदरगाह थे, वहाँ से गृह विभाग को कुछ रिपोर्ट्स मिल रही थी, उसके कुछ सैंपल्स मीन्स नमूने इस प्रकार हैं। जैसे बॉम्बे से उनको मिला था, बॉम्बे अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टाब्लिशमेंट। इस बात का अरेंजमेंट, इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। रॉयल नेवी शिप आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर, और जो शाही नौसैनिक जहाज़ हैं उनको जो है बंदरगाह से, अभी भी वो बंदरगाह से बाहर ही हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है कराची 301 म्यूटिनियस का मतलब है विद्रोही, आर अंडर अरेस्ट एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। जो 301 विद्रोही म्यूटिनियस हैं उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य लोग जो हैं विद्रोही, जो संदिग्ध थे, उनको भी, वो भी गिरफ्तार किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं। ऑल एस्टाब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड, सारे जो दफ्तर हैं, एस्टाब्लिशमेंट हैं, वो सैनिक की निगरानी में है। नेक्स्ट विशाखापट्टनम, यहाँ से भी एक रिपोर्ट आई थी। विशाखापट्टनम, द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल। पोजीशन मीन्स स्थिति, अंडर कंट्रोल मीन्स पूरी तरह से नियंत्रण में है।
और एंड नो वायलेंस है जगट, कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप एंड एस्टाब्लिशमेंट्स, जो मिलिट्री गार्ड्स हैं वो जहाज़ों पे, शिप्स पे और एस्टाब्लिशमेंट में से जो प्रतिष्ठान हैं अंग्रेज़ों के, वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क, और किसी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे आगे को नहीं है, सिवाय कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो इस तरह से डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडियन कमांड रिपोर्ट नंबर दिस वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं जिसका रिकॉर्ड आज भी यहाँ पे देखा जा सकता है। सर्वे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। सर्वे बिकेम इम्पोर्टेंट। सर्वे का मतलब है यहाँ पर सर्वेक्षण जो होता है किसी भी चीज़ के लिए, उनका क्या महत्व था, मतलब कैसे वो इम्पोर्टेंट उनका बढ़ता गया। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉलोनियल औपनिवेशिक काल था, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें सर्वे का उस दौरान चलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered। और ब्रिटिश बिलीव्ड, अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको प्रॉपरली नॉन में सही तरीके से जानना आवश्यक है। अगर हमको इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना है, चलाना है, तो उसको जानना, कि उस देश को जानना, अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। By the early 19th century, detailed survey was being carried out to map the entire country। 19वीं सदी के शुरुआत में, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही पूरे देश का मैप, नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े जो है सर्वेक्षण किया जाने लगा। इन विलेजेज, गाँव में रेवेन्यू सर्वे वो कंडक्टेड, गाँव में जो है राजस्व सर्वेक्षण तैयार किए गए। इन द efforts was to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, the local histories and cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about administer the region। अब वहाँ पे क्या सर्वेक्षण में किया जाता था, धरती की जो सतह है, टोपोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर किस प्रकार है धरती का, और वहाँ पर सॉइल की क्वालिटी, मिट्टी की गुणवत्ता, फ्लोरा फौना का मतलब है वहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधे, साथ ही लोकल हिस्ट्रीज, जीव जंतु और लोकल हिस्ट्री, वहाँ का इतिहास और फसलों का पता लगाया गया। फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न फैक्ट्स नेसेसरी अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब अंग्रेजों की राय में शासन चलाने के लिए इन बातों का इन बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। From the end of the 19th century, census operation was held every 10 years। अब 19 सेंचुरी के एंड से जनगणना जो है 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। These prepared detailed records of a number of people in all provinces of India, noting information on caste, religion and occupations। अब जनगणना के जरिए सभी प्रांत में रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी संख्या, उनकी कास्ट, जाति और इलाके और उनके व्यवसाय के बारे में, वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका धर्म क्या है, इस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। देयर वर मनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, और अनेक प्रकार के सर्वे भी हुए जिसमें बोटोनिकल वनस्पतिक सर्वे, प्राणी विज्ञान का जो सर्वे है, और पुरातत्वीय सर्वेक्षण, और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मानव शास्त्री, और फॉरेस्ट वन सर्वे, और अनेक प्रकार के दूसरे सर्वे भी यहाँ पर किए गए। नेक्स्ट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, जो अधिकृत ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड से डू नॉट टेल मीन्स से वो उससे क्या चीज़ें पता नहीं चलती हैं। रिकॉर्ड फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। अब इतना बड़ा जो रिकॉर्ड का भंडार है, कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड का भंडार है,
उससे हमको बहुत कुछ हम पता लगा सकते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि ये सारे जो हैं सरकारी रिकॉर्ड्स